मोल्डो में चीन और भारत की सेनाओं के बीच अहम बैठक। हालिया तनाव पर दोनों देश रखेंगे अपना पक्ष। सेना का बयान, सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश जारी रहेगी। भारत में कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। 24 घंटे में 9,887 मामले, 294 लोगों की मौत। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हटाया ट्विटर अकाउंट से बीजेपी शब्द, अटकलों का बाजार गर्म। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उनकी बीवी को हुआ कोरोना। कराची के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। और रोहित रॉय ने किया पोस्ट, साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत हुए कोरोना से संक्रमित। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनादेश एक्सप्रेस लाइव में और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया भट्ट। और चलिए अब शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच आज लद्दाख में बैठक होगी। भारत की ओर से भारतीय सेना के ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह बैठक की अगुवाई करेंगे। बता दें, चीनी सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक से पहले भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने भारत के कमांडरों के साथ बात की और लद्दाख में हालात का जायजा लिया। बैठक की जगह टकराव की जगह से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। जहां बैठक हो रही है वो जगह चीनी नियंत्रण में स्थित मोल्डो में स्थित है। भारत और चीन के बीच मौजूदा विवाद को निपटाने के लिए दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर पर यह बैठक बुलाई गई है। दोनों देशों के सैन्य अधिकारी सीमा पर तनाव को लेकर बातचीत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में भारत जोर देगा कि अप्रैल में जो स्थिति लद्दाख इलाके में थी वो चीन बरकरार रखे। और चलिए खबरों में आगे बात करेंगे कोरोना अपडेट की खबर को लेकर के, जहां देश भर में कोरोना वायरस से कुल 2,37,287 मामले हो गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार सुबह 8 बजे से आज सुबह 8 बजे के बीच 9,887 मामले बढ़े हैं। वहीं मृतकों की संख्या में 294 की बढ़ोतरी हुई है। अब देश में 1,15,942 एक्टिव केस हैं और 6,642 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं शनिवार को आए ताजा आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,436 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामलों का आंकड़ा बढ़कर 80,229 पहुंच गया है। और ये पूरी जानकारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई है। टिकटॉक गर्ल के नाम से चर्चा में आई सोनाली फोगाट, जो कि गत विधानसभा से पहले ही भाजपा में शामिल हो चुकी थी, एक बार फिर से चर्चा में है। जी हां, लेकिन इस बार चर्चा की वजह फोगाट का कोई नया टिकटॉक वीडियो नहीं बल्कि उनका जोरदार थप्पड़ है, जिसकी वजह से अब वो सोशल मीडिया में खूब ट्रेंड भी कर रही हैं, जहां हर तरफ उनके चर्चे होते दिख रहे हैं। आपको बता दें, हरियाणा की भाजपा नेता सोनाली फोगाट ने पुलिस के सामने ही मार्केट कमेटी सचिव की चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के अनुसार सोनाली फोगाट शुक्रवार सुबह अपने समर्थकों के साथ हिसार की बालसमंद अनाज मंडी का दौरा करने के लिए पहुंची थी। इस दौरान हिसार मार्केट कमेटी सचिव भी वहां मौजूद थे। आरोप है कि ग्रामीणों द्वारा शिकायत बताने पर जब सोनाली फोगाट ने मार्केट कमेटी सचिव से इस बारे में जवाब मांगा तो उन्होंने सोनाली से अभद्रता करते हुए कुछ अपशब्द भी कह दिए। इससे नाराज होकर सोनाली के समर्थकों ने सचिव से हाथापाई की और सोनाली ने उन्हें चप्पलों से जमकर पीट दिया। तस्वीरें भी आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, जहां पर जो ये वीडियो है वो अब खूब वायरल भी हो रहा है। और चलिए खबरों में आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की खबर का, जहां तेज बारिश की वजह से कंटेनर और स्कॉर्पियो में आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बिहार का एक परिवार उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में शुक्रवार सुबह दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 2 बच्चों सहित 9 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि परिवार बेटी की सगाई के लिए बिहार के भोजपुर लौट रहा था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चलिए खबरों में आगे बात करेंगे कुरौली सलेमपुर की, जहां दबंगों का हौसला लगातार बुलंद है। दबंग ने घर में घुसकर एक महिला के साथ बुरी तरह से मारपीट की। साथ ही दबंग ने एक घर में घुसकर गर्भवती महिला को भी मारा और उन महिलाओं के कपड़े भी फाड़े, जिसको लेकर पीड़ित महिला काफी डरी और सहमी हुई है। पूरा मामला ककवन थाने का बताया जा रहा है, जिस पर अब पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? संतोषी। कहाँ रहती हो? कुरौली। किसने तुम्हें मारा?
चाचा के लड़का ने क्या नाम है उनका? रबी और लल्ला किसने मारा? खेती के चक्कर में तो तुम तो गर्भवती, तुम्हें मारा? चीज मतलब नहीं, हम कह रहे थे हमें मतलब नहीं है हाँ। फिर भी उन लोगों ने हमें मारा। ये लोग घर में मिले नहीं, लोग मारने आए थे, लेकिन हमने कहा घर में क्या करने आए, तो हमें मारने लगे। अच्छा। और तुम्हारे घर में कोई आदमी नहीं था क्या? कोई भी नहीं था। तब भी वो नहीं माना? नहीं माने में कोई भी नहीं था। नंद अच्छा। थी हमारी, वो बाद में और आपने रिपोर्ट करने नहीं गए थाने? गई, थाना बंद था। थाना बंद था? क्या उन्होंने बोला? कह रहे थे सुबह आना, बंद है। अच्छा ठीक। आप कहाँ जा रही हो? घर। और फिर वो आएगा तब? इसलिए तो हम आए थे कि वो कह रहे थे फिर मारने आएंगे, फिर मारेंगे आके। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने बेघर हुए परिवारों का हालचाल जाना। इसी के साथ मिर्जापुर के ग्राम प्रधान जावेद इकबाल ने सहारनपुर के गांव खुआसपुर का दौरा भी किया, जहां उन्होंने गांव खुआसपुर में आग लगने से बेघर हुए परिवारों का हालचाल जाना, साथ ही गांव में राशन भी उपलब्ध कराया। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद और ग्राम प्रधान जावेद इकबाल ने पीड़ित परिवारों को सांत्वना देते हुए पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। साथ ही शासन से बेघर हुए परिवारों के घर बनाए जाने की मांग भी रखी। बालाजी टेलीफिल्म्स के निर्देशक एकता कपूर द्वारा लॉन्च XXX की वेब सीरीज में भारतीय सेना और उनकी पत्नियों के बारे में गलत दृश्य दिखाए जाने के विरोध में आज भैरव सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं द्वारा एकता कपूर को दिए गए भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री को वापस लेने की मांग रखी गई। साथ ही भैरव सेना द्वारा इसका पुरजोर विरोध करते हुए नेहरू कॉलोनी थाने में एकता कपूर के खिलाफ लिखित तहरीर भी दी गई और उनके खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। साथ ही भैरव सेना के अध्यक्ष संदीप खत्री ने कहा कि एकता कपूर के द्वारा भारतीय सेना और उनकी पत्नियों को बदनाम करने के उद्देश्य से ये वेब सीरीज में दिखाए गए कामुकता भरे दृश्य से हमारे राष्ट्र के सैनिकों की पत्नियां काफी आक्रोशित तो हैं ही, साथ ही अपने आप को शर्मसार भी महसूस कर रही हैं। देखिए, एकता कपूर ने अभी हाल ही में अपना एक चैनल बनाया ऑल्ट बालाजी, जिसमें उन्होंने अभी एक सीरीज लॉन्च की है XXX2 के नाम से, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना का अपमान किया है। भारतीय सैनिक जब बॉर्डर पर तैनात होता है तो उनकी बीवियां उनके पीछे से अपने आशिक को बुलाकर वहां पे दुष्कर्म करती है, उनके साथ संभोग के लिए उन्हें प्रेरित करती है और अपने फौजी की उन्हें जो भी उनकी ड्रेस है उन्हें पहना करके बाद में उस ड्रेस को फाड़ती है। उस सेना के जो भी मेडल्स हैं उनका अपमान करती है। एकता कपूर को हम बता देना चाहते हैं, जो भी ये कर रही है ये यहाँ पे नहीं चलेगा और उन्हें जो पद्मश्री का सम्मानित किया गया है उनसे वापस लिया जाना चाहिए। सर, आपने जो ज्ञापन दिया राष्ट्रपति को के मुहिम को जी, क्या आप संदेश देना चाहते हो उनको? देखिए, हम इससे ये संदेश देना चाहते हैं, भारतवर्ष में अधिकतर युवा सभी के सभी सेना में जाना चाहते हैं। अगर इसी प्रकार से वेब सीरीज बनाई जाएंगी या आगे आने वाले युवाओं को इसी प्रकार से दिखाया जाएगा तो युवा सेना में ना जाकर के वो किसी और तरफ जाएगा। आज के समय में आपको पता है युवा किस और जा रहा है, युवा केवल नशे की तरफ जा रहा है। अगर कुछ युवा हमारे इस वक्त केवल उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ से कि भारतीय सेना के लिए अधिकतर युवा जाते हैं और पूरे भारतवर्ष में से 20% युवा ऐसे हैं जो कि सेना में जाके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और चलिए अब खबरों में आगे बात करेंगे ऋषिकेश की खबर का, जहां ऋषिकेश एम्स से एक अच्छी खबर है। जी हां, जहां कोविड पॉजिटिव मरीज के उपचार और सेवा के दौरान कोरोना संक्रमित हुई संस्थान की इंटर्न महिला चिकित्सक अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हैं। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें शुक्रवार को एम्स से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। साथ ही इस अवसर पर एम्स प्रोफेसर रविकांत की अगुवाई में संस्थान के चिकित्सकों, नर्सिंग ऑफिसर्स और अन्य हेल्थ केयर वर्कर्स ने पुष्प वर्षा कर उन्हें स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर एम्स निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर रविकांत ने बताया कि संस्थान फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर की सुरक्षा के साथ साथ मरीजों की सेवा को लेकर पूरी तरह से वचनबद्ध है। इस संकल्प के साथ एम्स संस्थान उत्तराखंड और अन्य समीपवर्ती राज्यों के मरीजों की सेवा के लिए पूरी तरह से तत्पर है। डॉक्टर सिसरा जो हमारे इंटर्न थी
वो कोरोना से मरीज़ का इलाज करते करते इन्फेक्ट हो गई थी और करीब करीब महीना भर की लड़ाई लड़ने के बाद आज बिल्कुल ठीक हो के डिस्चार्ज हो गई हैं। ये दिखाता है कि इंस्टीट्यूशन का जो कमिटमेंट है हमारे हेल्थ केयर वर्कर के लिए बहुत ज़्यादा है। हम उनके लिए लगातार PPE, N95 और बाकी कई सारी सुविधाओं का इंतजाम कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रही है, केंद्र सरकार का भी बहुत सपोर्ट है और इन सब का नतीजा ये है कि कोरोना की लड़ाई में हम लोग लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। अगर पहले से बहुत कोई सीरियस बीमारी नहीं है, अगर पहले से ही हालत बहुत नाजुक नहीं है, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि कोरोना में आपकी विजय होगी। आपको ये सोचना चाहिए कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे बचने की ज़रूरत है। डॉक्टर सिसरा का डिस्चार्ज एक एग्जाम्पल दिखाता है कि जितने यंग पर्सन्स हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अपना ध्यान रखें, अगर बीमार भी हो गए तब भी ठीक हो जाएंगे और लगातार अच्छी न्यूज़ एम्स ऋषिकेश देता रहेगा, पूरे उत्तराखंड की सेवा करता रहेगा, मन से, तन से, धन से, हर वक्त 24 घंटे 7 दिन पूरे हफ्ते लगातार। मैं वैसे 34 डेज़ के बाद इतने दिन बाद बाहर निकल रही हूँ तो मुझे बहुत खुशी है, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। मैं एक्चुअली बता नहीं सकती कि एक्सप्रेस नहीं कर सकती एग्जैक्टली मुझे कितनी खुशी हो रही है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे इंस्टीट्यूट ने इतना ध्यान रखा, मेरे फ्रेंड्स, डायरेक्टर सर, स्पेशली मधुर सर, इन सब ने सब ख्याल रखा। उन्होंने देखा कि मुझे जो जो चाहिए था सब रहे, मुझे कंफर्टेबल रखा। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ऑल दैट। एंड ये बहुत लंबा स्टे था, बहुत डिफिकल्ट था, बट वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। बट आई थिंक आई एम हैप्पी कि मैंने ये ओवरकम किया एंड आई एम हैप्पी, रियली हैप्पी टू गो बैक, मीट माई फ्रेंड्स एंड या दैट्स इट। हैप्पी और एक्साइटेड यही 2 वर्ड्स है जो मैं कहना चाहूँगी बस। और एज अ डॉक्टर और एज अ पेशेंट ऑफ कोरोना वायरस जो रिकवर करके आई है, मैं बाकी लोगों से यही कहूँगी कि ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर लोगों में यही डर है कि कोरोना होने से डायरेक्ट लाइफ को खतरा है। ऐसा नहीं है, बहुत कम लोगों में ऐसा सीरियस होता है, बाकी लोगों को हल्का फुल्का सिम्टम्स होता है और वो थोड़े दिन में सही हो जाता है। बस डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सेल्फ आइसोलेट या हॉस्पिटल आइसोलेट करके रहें, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहे और हिम्मत रखें तो थोड़े दिन में सही हो जाएगा। मैं भी थोड़े दिन में सही हो गई थी, बस रिपोर्ट्स नेगेटिव आने में थोड़ा टाइम हो गया था, बट मेरा हेल्थ थोड़े दिन में ही सही हो गया था। तो उतना भी डराना नहीं है इसलिए जितना लगता है। तो बस कॉन्फिडेंट रहिए, बस और कुछ तो नहीं कहना है, बस यही है। लॉकडाउन के चलते एक तरफ लोगों को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां और बैंक द्वारा किसानों, मजदूरों, वाहन चालकों, दुकानदारों को उनकी रुकी हुई किश्तों को देने के लिए ग्राहकों पर दबाव बना रहे हैं, जिससे गरीब ग्रामीण भारी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। जिसको देखते हुए 3 सूत्रीय मांगों को लेकर नई दिशा जनहित ग्रामीण विकास समिति ने एसडीएम विकासनगर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि सभी प्रकार के कर्ज आधार को किश्त देने का दबाव न बनाया जाए और किश्त देने के लिए कुछ समय दिया जाए और लॉकडाउन की अवधि के दौरान का पूरा ब्याज माफ किया जाए। नई दिशा जनहित ग्रामीण विकास समिति एक जनहित के मुद्दों से जुड़े हुए कार्य करती है। एक बहुत विकट समस्या हमारे क्षेत्र में उत्पन्न हो गई है कि कुछ लोगों के द्वारा समूहों में बैंकों और लोकल फाइनेंसरों से कर्जा लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि 3 महीने तक वे कोई भी दबाव नहीं बनाएंगे और ना ही किस्त मांगने जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद ये लोग प्रति माह आ रहे हैं और अपने ऋण की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में ये गरीब मजदूर और बेसहारा लोग जिनको खाने पीने तक की दिक्कत है, ये लोग बहुत समस्याग्रस्त है और ये पैसा दे ही नहीं पा रहे हैं और वो लोग ये दबाव बना रहे हैं कि आपको 450 रुपये एक किस्त का ब्याज और देना पड़ेगा। तो हमने आज एसडीएम साहब से मांग की है कि ये जो 450 रुपये ब्याज की मांग की जा रही है और जो किस्त की मांग की जा रही है वो ना लें और हमें इसमें किस्त देने में भी थोड़ा समय दें, जिससे कि गरीब मजदूर कुछ काम करके अपना पैसा उपार्जन करके इन ऋण धारकों का जो देना है वो फाइनेंसरों को दे सकें। उसके साथ साथ हमने मांग की है कि मनरेगा में जो मजदूर गांव के काम नहीं कर रहे हैं, ठेकेदारों के द्वारा कार्य करा जा रहा है, उसमें भी स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। और तीसरी हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक योजना तैयार की गई है, स्वरोजगार योजना,
जिसके तहत हमारी मांग यह है कि गांव-गांव जाकर के इस योजना के कैंप लगाए जाएं और इस कैंपों के जरिए इसकी जानकारी दी जाए, क्योंकि सभी योजनाओं से ग्रामीण लोग ही वंचित रह जाते हैं और सारी योजनाएं ग्रामीणों के लिए बनाई जाती हैं। राजधानी देहरादून में बढ़ते हुए कोरोना केसेस को देखते हुए नगर निगम क्षेत्र के बाजारों को शनिवार और रविवार के लिए बंद किया गया है और आज इस आदेश के बाद पहला शनिवार है और जिले के बाजार बंद नजर आए हैं, जिसके बाद देहरादून नगर निगम में टैंकरों में सैनिटाइजर भरकर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत बाजार और वार्डों में सैनिटाइजेशन का काम किया गया। आपको बता दें, देहरादून जिले में कुल 100 वार्ड हैं और आज 50 वार्डों में ही सैनिटाइजेशन का काम करवाया गया। बाकी के 50 वार्डों में रविवार को सैनिटाइजेशन होगा। वहीं संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम देहरादून क्षेत्र में 2 दिनों की बंदी लागू रहेगी। इन 2 दिनों से सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। इन 2 दिनों में जरूरी आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खुलने के साथ ही अस्पताल की ओपीडी भी खुल सकेगी। दिन का सैनिटाइजेशन शुरुआत की गई है। आज से इसकी शुरुआत की है। कितने वार्डों में हो रहा है, कहाँ इसका? देखिए, आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं और दूसरा देहरादून में इधर बीच में थोड़े से नंबर्स जो है वो बढ़े हैं, तो हमारा सभी का प्रयास कलेक्टिवली है कि इस डिजीज़ को यहीं पर कंटेन करने का प्रयास किया जाए। लोगों में एक मैसेज भी दिया जाए कि अपनी पूरी सावधानी बरतें और जो व्यवस्था बनाई जा रही है, जो गाइडेंस दिया जा रहा है, जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, उसका पूरी तरीके से पालन करें। उसी के क्रम में 2 दिन का आज जो है बाज़ार बंद किया गया। वैसे हर संडे बाज़ार बंद होता है, आज इस बार एक्स्ट्रा 1 दिन का बाज़ार बंद किया गया है और नगर निगम ने अपनी पूरी व्यवस्था करी है कि हम पूरा सैनिटाइजेशन, नगर निगम के 100 वार्ड हैं, 50 वार्ड आज किए जा रहे हैं, 50 वार्ड कल किए जाएंगे। इसके अलावा जहां हमारे क्वारंटीन सेंटर्स बने हैं उन जगहों पर भी सैनिटाइजेशन पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा जो कंटेनमेंट जोन्स है जिसमें निरंजनपुर मंडी भी शामिल है, उस एरिया को प्रॉपर सैनिटाइज किया जाएगा। ये सैनिटाइजेशन इसलिए किया जा रहा है कि जो चेन है उसको हम ब्रेक कर पाएँ और कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को कंटेन कर पाएँ, उसके पेस को स्लो करें। विधायकों और मंत्रियों के कोरोना टेस्टिंग को लेकर के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि वीआईपी होने का ये मतलब नहीं है कि आपको कोई एक्स्ट्रा सुविधा मिले। उन्होंने कहा कि यदि हाई रिस्क पाया जाता है तो तभी उनकी टेस्टिंग की जाएगी, ये संभव नहीं है। विधायकों मंत्रियों के कहने पर ही उनकी टेस्टिंग की जाएगी। एक मित्र ने कहा है कि क्या सभी माननीय विधायकगण, दायित्वधारी मंत्रीगण सबके टेस्ट कराए जाएंगे। मित्रों, ये कोई ऐसा नहीं है कि वीआईपी होने का मतलब ये है कि आपको एक्स्ट्रा कोई सुविधा मिले। ये सही है कि इन सब में भी यदि कोई डिमांड करे उसके कहने से टेस्ट नहीं किए जाएंगे, अपितु यदि कोई इस प्रकार के लक्षण हो या कहीं इस प्रकार के संपर्क में आया हो जो हाई रिस्क वाला हो या इस प्रकार का कोई परिवार के अंदर पॉजिटिव आया हो, तभी ये टेस्ट किए जाने संभव है। बाकी किसी के कहने से कि वो विधायक है, वो मंत्री हैं, वो सेक्रेटरी है या वो दायित्वधारी है, उनका टेस्ट इस रूप में कर दो, ये संभव नहीं है और इस प्रकार उनका टेस्ट नहीं किया जाएगा। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनादेश एक्सप्रेस लाइव। नमस्कार।